हेलो दोस्तों, कहानी के अंतिम भाग में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। अरुल सहस्त्रजीत के साथ ज्यादा ही नजर आने लगा था और इस बात की भनक राधे को भी लग चुकी थी, क्योंकि वो दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वे दोनों कितने बड़े बड़े दुष्ट प्राणी हैं। पर राधे ने उन पर अपनी नजर बनाई हुई थी। आज राधे बहुत खुश था और उसके होठों पर बेहद प्यारी वाली मुस्कुराहट थी। राधे आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था तो धुति उसके पास चली गई और कहने लगी, रुचि कितनी देर में पहुंच जाएगी। राधे ने पलटकर धुति को अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, लगभग आधे घंटे में रुचि हम और नव हमारे सामने होंगे। ये सुनकर धुति भी मुस्कुराने लगी और राधे से अलग होकर वो रूम से बाहर जाने लगी। तो राधे ने तुरंत धुति को आवाज लगाई और कहा, कहाँ जा रही हो। धुति ने मुस्कुराकर कहा, रुचि इतने महीनों बाद आ रही है तो मैंने सोचा कि उसके लिए उसका फेवरेट खाना बना दूं। राधे तुरंत धुति के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बेड की तरफ ले आया और उसे बेड पर बिठाते हुए राधे ने कहा, तुम आराम से एक जगह बैठ नहीं सकती। काकी है, वो सब बना देगी, तुम अपना और हमारे बेबी का ख्याल रखो बस। धुति ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से हाँ में उसने अपनी गर्दन हिला दी। राधे और धुति नव और रुचि का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे हो चुके थे। अब राधे को टेंशन होने लगी थी। उसने धुति की तरफ देखा तो धुति भी काफी परेशान हो चुकी थी और उनका फोन ना लगना धुति और राधे की परेशानी बढ़ा रहा था। राधे ने धुति से कहा, मैं अभी उन्हें अपने साथ लेकर आता हूँ, वो रास्ते में कहीं फंस गए होंगे। कहकर राधे जाने लगा तो धुति ने उसे रोकते हुए कहा, मैं भी साथ चलूंगी। राधे ने तुरंत ही धुति को मना कर दिया और बाहर की तरफ जाने लगा। इतने में ही उसकी नजर सामने से आ रहे नव और रुचि पर पड़ी। उन्हें देखते ही राधे बेहद खुश हो गया और वो तुरंत रुचि की तरफ बढ़ गया और उसने उसके पास पहुंचकर रुचि को कसकर अपने गले से लगा लिया। रुचि की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, भाई कैसे हैं आप। राधे रुचि से अलग हुआ और उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके आंसुओं को पोंछा और कहने लगा, मेरी बहन, जैसा मुझे छोड़कर गई थी आज भी वैसा ही हूँ, देख ले। कहकर राधे हल्का सा मुस्कुरा दिया और रुचि के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। तभी उन दोनों के कान में नव की आवाज पड़ी। नव ने अपना गला साफ करते हुए कहा, अरे यार, मैं भी हूँ यहीं पर, मुझ पर भी थोड़ा सा प्यार लुटा दो। राधे ने अपनी तीखी सी नजर नव पर डालते हुए कहा, अब इतने बुरे भी दिन नहीं आए मेरे कि मैं तुझ पर अपना प्यार लुटाऊं। कहकर राधे मुस्कुरा दिया और रुचि जोर से हंस पड़ी। नव ने घूर कर रुचि को देखा तो रुचि एकदम से चुप हो गई। फिर अगले ही पल वो और जोर से हंसी पड़ी। राधे भी हंसने लगा और वो रुचि को लेकर वापस अंदर आ गया और नव उन दोनों को बस मुंह बनाते हुए देखता ही रह गया। धुति दूसरी तरफ मुंह करके सोफे पर उदास बैठी थी। पीछे से राधे और रुचि ने जब धुति की तरफ देखा तो रुचि ने तुरंत ही राधे की तरफ देखा तो राधे ने अपने कंधे झुका दिए। रुचि तुरंत धुति की तरफ बढ़ी और उसके बगल में बैठते हुए ही उसने धुति को पीछे से ही गले लगा लिया। धुति एकदम से चौंक गई और उसने तुरंत ही अपना सिर घुमाकर देखा तो रुचि को देखते ही उसकी मासूम सी आंखें चमक उठी और उसने पलटकर रुचि को अपने गले से लगा लिया और कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया पर मुझे तो आपकी याद आई ही नहीं। रुचि ने जैसे ही ये कहा धुति रुचि से अलग हो गई और उसका चेहरा देखने लगी। राधा भी हैरान था। तभी पीछे से नव ने सामने से आते हुए कहा, इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। फिर उसने राधे की तरफ देखते हुए कहा, मैंने जिनसे डॉक्टर रुचि के केस के सिलसिले में बात की थी उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा था कि रुचि का ये इलाज में इसकी याददाश्त पूरी तरह से जा भी सकती है। कहकर नव ने रुचि की तरफ देखा जो कि धुति के साथ बैठी हुई थी। नव ने आगे कहा, साथ ही मिस्टर सिंह, डॉक्टर ने ये भी कहा था या तो रुचि एकदम से ठीक हो जाएगी या फिर। कहते हुए नव ने राधे की तरफ देखा जो अब काफी हद तक गुस्से में आ चुका था। राधे को इतने ज्यादा गुस्से में देखते ही नव के शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने अपने 2 कदम पीछे लेते हुए कहा, देख राधे, पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुन कि मैंने तुम्हें ये सब पहले क्यों नहीं बताया और ठंडे दिमाग से सोच। और राधे का दिमाग तो पहले ही खराब हो चुका था। वो गुस्से से नव की तरफ बढ़ने लगा तो धुति एकदम से राधे के सामने आ गई और कहने लगी, आप एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए और वैसे भी देखिए रुचि एकदम ठीक है। राधे ने रुचि की तरफ देखा जो बस कुछ ही देर में रो देने ही वाली थी। रुचि को देखते ही राधे ने खुद को शांत कर लिया और उसके पास जाकर बैठ गया और नव की तरफ देखा तो नव भी उसके पास आ गया। धुति वापस जाकर रुचि की दूसरी साइड आकर बैठ गई और नव ने आगे कहा, मिस्टर सिंह के मुताबिक रुचि के ठीक होने के 80% चांस थे, वरना पूरी तरह से उसकी दिमागी हालत खराब हो सकती थी। राधे ने कसकर उसकी अपनी मुट्ठियां को बीच लिया। उसका तो मन कर रहा था कि नव को अभी उठाकर घर से बाहर फेंक दे, पर वो खुद पर काबू करने की नाकाम सी कोशिशें करने लगा। वो तो ये सोच भी नहीं सकता था कि अगर रुचि के साथ कुछ गलत हो जाता तो। नव राधे को ही देख रहा था जो अपने गुस्से को शांत किए बैठा था। उसने आगे कहा, लेकिन मुझे पूरे 100% यकीन था कि रुचि एकदम ठीक हो जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई।
क्योंकि तुम मुझे रुचि को ले जाने ही नहीं देते और मेरा रुचि को ठीक करने का वादा तो वादा ही रह जाता। राधे अपनी तीखी नजरों से नव को घूर रहा था तो नव ने धीरे से कहा, रुचि ठीक तो हो गई थी पर वो अपनी सारी यादें भूल चुकी थी। उसे याद था तो सिर्फ अपने मॉम डैड की मौत, उसके बाद का रुचि सब कुछ भूल चुकी थी। राधे एकदम हैरानी से नव को देख रहा था तो नव ने आगे कहा, इसलिए मुझे इसे सबकी पिक्चर दिखाकर सबके बारे में बताना पड़ा। पहले तो ये मुझे भी अजीब तरह से देख रही थी पर अब सब ठीक है। रुचि को कुछ याद नहीं पर वो अब सबको पहचानती है। राधे ने रुचि को तुरंत अपने गले से लगा लिया और उसका सर सहलाने लगा। रुचि ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और बस राधे को प्यार भरे स्पर्श को महसूस कर रही थी और नव और धुति की नजरें बस उन्हीं दोनों पर थी। लंच टाइम में सभी साथ बैठकर लंच कर रहे थे और राधे रुचि को अपने हाथ से खाना खिला रहा था। रुचि के आने के बाद राधे अब और खुश था। नव भी रुचि का पूरा ख्याल रखता और उसे वक्त पर दवाई खिला देता था। राधे को जब से सहस्त्रजीत और अरुल का पता चला था उसने रुचि और धुति की सिक्योरिटी और बढ़ा दी थी। नव भी अब घर पर ही रहने लगा था। वो हमेशा रुचि के साथ ही अपना समय बिताता जिसके चलते दोनों को काफी हद तक एक दूसरे की आदत हो गई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। पर दोनों ने ही एक दूसरे से ये बात छुपा रखी थी। पर दोनों की नजरें हमेशा एक दूसरे पर रहती और एक दूसरे के अपने आंखों के सामने ना मिलने पर दोनों की आंखें बेचैन से एक दूसरे को ढूंढने लगती। ये बात ना तो धुति से और ना ही राधे से छुपी थी। उन दोनों की नजरों ने रुचि और नव की नजरों पर बहुत बार गौर किया था। दोनों जब साथ होते तो उनकी आंखों में अलग ही चमक होती थी और जब नव कहीं काम से बाहर चला जाता तो रुचि उदास हो जाती थी। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह ही राधे ऑफिस जा चुका था और नव रुचि को सुबह की दवाई देने उसके रूम में गया। रुचि दवा खाकर पक चुकी थी और वो नव से नाराजगी से बोली, मुझे अब और दवा नहीं खानी है, मैं अब एकदम ठीक हूँ। नव तो बस हैरानी से रुचि को ही देख रहा था। फिर अगले ही पल वो उसके करीब बैठते हुए बोला, अब बस 20 दिन और। ये सुनकर रुचि एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अपनी आंखें बड़ी करती हुई बोली, 20 दिन और? नहीं, मैं नहीं। रुचि अभी कह ही रही थी कि इतने में ही नव एकदम से उसके करीब आ गया और उसकी कमर से पकड़कर उसके करीब अपने खींच लिया। रुचि एकदम से जम गई। उसने अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर ली और मुंह खुला का खुला रह गया। नव ने तुरंत अपने हाथ में रखी छोटी छोटी टैबलेट्स रुचि के मुंह में डाल दी और उसे छोड़ दिया। जब तक रुचि कुछ समझ पाती तब तक नव ने जल्दी में पास में रखी टेबल से पानी का गिलास उठाकर रुचि की तरफ बढ़ा दिया। रुचि ने तुरंत ही पानी का गिलास लिया और जल्दी से पी लिया और गिलास रखने के बाद नव को घूरने लगी तो नव मुस्कुरा दिया जिससे रुचि चिढ़ गई और वहां से जाने लगी। तो नव ने तुरंत ही रुचि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। रुचि एकदम से नव के सीने से आ लगी। रुचि हड़बड़ाकर नव से अलग होने लगी तो नव ने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया और धीरे से उसके कान में बोला, नाराज हो गई? रुचि ने तो जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। रुचि को खामोश देकर धीरे से नव ने बोला, बोलो। नव के होंठ रुचि के कान को बार बार छू रहे थे और उसकी सांसें रुचि को बेचैन कर रही थी। नव ने हल्के से रुचि के कान को चूमते हुए कहा, रुचि। रुचि के मुंह से बेहद धीमी सी आवाज में सिर्फ हाँ निकला और वो खामोश हो गई। नव ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और रुचि को अपने इतने करीब महसूस करने लगा था। दोनों एक दूसरे में गुम थे कि इतने में ही वहां राधे आ गया। राधे अपनी फाइल भूल गया था जिसके चलते वो वापस आया था और रुचि ने दवा ली या नहीं ये देखने राधे रुचि के कमरे में आया। पर अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर वो एकदम से हैरान हो गया था। राधे ने तेज और थोड़ी कड़क आवाज में कहा, नव। राधे की आवाज सुनते ही नव और रुचि एकदम से हड़बड़ा गए और एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो गए। रुचि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो राधे से क्या कहे और सेम हालत नव की भी थी। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। नव और रुचि ने अपने अपने सर झुका रखे थे और इसलिए वे दोनों ही राधे के होठों पर आए हुए स्माइल से अनजान थे। राधे कुछ देर खामोशी से अपनी जगह पर ही मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। राधे को इतनी देर से खामोश रहने पर नव ने धीरे से अपना सर उठाकर देखा तो हैरान रह गया क्योंकि राधे उन्हें इस तरह से देखकर गुस्सा होने की बजाय मुस्कुरा रहा था। राधे को यूं मुस्कुराता देख नव हैरान था। तभी रुचि ने भी अपना सर उठाकर राधे की तरफ देखा तो वो भी एकदम हैरान थी। राधे ने जैसे ही अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाए नव और रुचि ने घबराकर तुरंत ही अपने 2 कदम पीछे ले लिए। राधे ने तुरंत ही आगे बढ़कर दोनों को अपने गले से लगा लिया। नव और रुचि एकदम से हैरान रह गए और अगले ही पल उन दोनों ने भी राधे को अपने गले से लगा लिया। राधे उनसे अलग हुआ और रुचि की तरफ देखते हुए उसने पूछा, गुड़िया तू नव को पसंद करती है? रुचि ने हल्के से नव की तरफ देखा जो अभी राधे को ही देख रहा था। रुचि ने फिर राधे की तरफ देखकर हल्के से हाँ में अपना सिर हिला दिया। राधे ने फिर नव की तरफ घूरते हुए उससे पूछा, और तुम? नव का ध्यान तो राधे की तरफ था ही नहीं इसलिए उसके मुंह से हड़बड़ी में नहीं निकल गया, जिसे सुनते ही रुचि हैरान और राधे भी एकदम से हैरान हो गया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। पर इससे पहले राधे कुछ और कहता नव को एकदम से होश आया और उसने राधे की तरफ देखकर हड़बड़ी में कहा, मेरा मतलब हाँ है।
हाँ, मैं रुचि को पसंद नहीं बल्कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ। राधे ने एकदम से अपना हाथ उठा दिया। नव पीछे होने ही वाला था कि तभी उसे महसूस हुआ कि राधे के हाथ उसे मारने के लिए नहीं उठे हैं। राधे ने नव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा हुआ जो तुमने हाँ कर दिया, वरना। नव ने हैरान होते हुए पूछा, वरना क्या? राधे ने मुस्कुराकर कहा, वरना मैं अपने तरीके से हाँ बुलवा लेता अपनी बहन के लिए। राधे की बात सुनकर रुचि के साथ साथ नव भी अपनी आंखें बड़ी किए राधे को ही देख रहा था। पर वहीं दरवाजे के पास खड़ी धुति मुस्कुरा रही थी। राधे ने जब रुचि और नव को देखा तो राधे बस मुस्कुरा दिया। राधे को रुचि और नव के रिश्ते से कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो रुचि को लेकर जितना भरोसा नव पर करता था उतना तो वो शायद कभी किसी पर नहीं कर पाता। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दूसरी तरफ सहस्त्रजीत और अरुल कुछ ना कर पाने की वजह से बौखलाए बैठे थे। राधे की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। साथ ही धुति और रुचि भी घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी, और जब भी वो निकलती तो उनके साथ उनकी सिक्योरिटी जरूर होती, जिस वजह से अरुल और सहस्त्रजीत लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। अरुल को उसकी माँ ने वापस बुला लिया था, इसलिए वो वापस अपने घर चला गया। कुछ महीनों बाद धुति की डिलीवरी का टाइम भी नजदीक आ चुका था, जिसके चलते प्रिशा और संदर्भ भी वहीं आए हुए थे। अब धुति ज्यादा समय रुचि और प्रिशा के साथ ही बिताती और उन्हीं के साथ रहती। इन दिनों राधे अपने काम में बिजी था और संदर्भ राधे के साथ ही रहता था। एक रोज सुबह सुबह ही राधे और संदर्भ सिटी से बाहर गए हुए थे। साथ ही नव भी किसी इमरजेंसी के चलते घर से चला गया था। अब वहां प्रिशा, रुचि और धुति और उनके साथ काकी ही बस थी। रात के करीब 9 बज रहे थे। काकी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके चलते वो अपने कमरे में आराम कर रही थी और प्रिशा रुचि मिलकर धुति के साथ बैठी उसे बातें कर रही थी। अचानक ही धुति के पेट में दर्द होने लगा। धुति को ऐसे देखकर प्रिशा और रुचि एकदम से घबरा गए और प्रिशा ने तुरंत राधे को कॉल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रुचि ने नव को कॉल कर दिया। नव हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में था, जिसके चलते उसका फोन उसके पास नहीं था, इसलिए वो फोन उठा भी नहीं सकता था। रुचि ने फोन रख दिया और परेशान सी प्रिशा की तरफ देखने लगी। राधे और संदर्भ दोनों का फोन लग नहीं रहा था। प्रिशा ने निराश होते हुए रुचि से कहा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। रुचि ने तुरंत ही अपना सर हिला दिया और उन दोनों ने ही कुछ सर्वेंट्स की मदद से धुति को घर से बाहर गाड़ी तक पहुंचा दिया। प्रिशा ने एक बार फिर संदर्भ को कॉल किया। इस बार दूसरी तरफ से रिंग जाने लगी थी। फोन पिक करते ही संदर्भ ने शरारत से कहा, मेरे बिना तुम्हारा तो मन ही नहीं लगता, मैं बस आ ही रहा हूँ। प्रिशा ने संदर्भ की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, दीदू को पेट में दर्द हो रहा है और हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप लोग जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए। कहकर प्रिशा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और धुति को गाड़ी में बैठाकर खुद उसके बगल में बैठ गई। रुचि ड्राइवर के बगल में बैठी और ड्राइवर को चलने के लिए कहा। उस गाड़ी के पीछे 3 गाड़ियां और भी थी जो उसके पीछे पीछे चल रही थी। जब संदर्भ ने राधे को धुति के बारे में बताया तब राधे एकदम से परेशान हो गया। उसने ड्राइवर को पीछे बिठा दिया और गाड़ी खुद ड्राइव करने लगा। गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से राधे ने 25 मिनट का रास्ता 15 मिनट में ही तय कर लिया था। उनकी गाड़ी सीधे हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। राधे तेजी से गाड़ी से नीचे उतरा। उसके पीछे संदर्भ भी खुद को संभालता हुआ भागा और वो दोनों वहां धुति के बारे में पूछने लगे, पर किसी को भी धुति नाम की पेशेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही कोई धुति नाम की लड़की अभी हॉस्पिटल में आई थी। राधे ने तुरंत अपना फोन निकाला और प्रिशा का नंबर डायल किया। वो अभी प्रिशा को कॉल करने ही वाला था कि इतने में ही उसे किसी का कॉल आने लगा। कॉल अननोन नंबर था, इसलिए राधे ने कॉल कट कर दिया और वापस से प्रिशा को फोन लगाने लगा, पर फिर से राधे को उसी नंबर से कॉल आने लगा। राधे पहले ही परेशान था और अब उसे और गुस्सा आने लगा था और उसने गुस्से में फोन रिसीव कर लिया। इससे पहले कि राधे कुछ कहता, सामने से एक जानी पहचानी आवाज आई, सुना है तेरी पत्नी तुझे मिल नहीं रही है? एक बात बताऊं, वो अभी मेरे सामने ही है, तड़प रही है दर्द से और उसे ऐसे देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। इतने में ही राधे के कानों में धुति की दर्द भरी आवाज आई। इतने में ही राधे के कानों में धुति की दर्द भरी आवाज के साथ ही प्रिशा की भी आवाज पड़ी, कौन हो तुम और हमें यहाँ क्यों? प्रिशा की आवाज आ ही रही थी कि इतने में ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। राधे ने एकदम से कहा प्रिशा और दोबारा से वो नंबर डायल करने लगा, पर फोन नहीं लगा। प्रिशा का नाम सुनते ही संदर्भ ने एकदम से कहा, भाई क्या हुआ? क्या हुआ प्रिशा को? नव जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला उसकी नजर राधे और संदर्भ पर पड़ी। उसने अपना फोन लिया और उन्हीं की तरफ बढ़ गया। साथ ही उसका फोन भी चेक करने लगा और जब उसने अपना फोन देखा कि रुचि के इतने सारे मिस्ड कॉल हैं तो उसने तुरंत ही कॉल बैक किया, पर अब रुचि का फोन बंद आ रहा था। नव को एकदम से अजीब लगा। आज से पहले रुचि ने कभी भी अपना फोन बंद नहीं किया था। राधे ने संदर्भ की तरफ देखा और कहा, रुचि, प्रिशा और धुति खतरे में है। ये सुनकर नव के हाथ से उसका फोन छूट गया जो लगभग उन दोनों के पीछे ही था। संदर्भ और राधे ने तुरंत नव की तरफ देखा, पर राधे ने ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा, हमें जल्द से जल्द उनके पास जाना होगा। कहते ही राधे तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकला। संदर्भ और नव भी खुद को संभालते हुए उसके पीछे ही हो लिए। राधे गाड़ी तेजी से ड्राइव कर रहा था। साथ ही
वो बीच बीच में अपना फोन में भी कुछ देख रहा था। दूसरी तरफ एक अजीब सी जगह में जहाँ बहुत मध्यम सी रोशनी थी और वो कमरा बंद करते हुए ही एक आदमी जस्ट अभी बाहर गया था। उसी कमरे के एक कोने में धुती की हालत एकदम खराब होती जा रही थी। दर्द के कारण वो पूरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी और उसे इस तरह तड़पते देख प्रीशा और रुचि की आंखों में भी आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी रुचि और प्रीशा के कानों में एकदम से आवाज पड़ी और दोनों घबराकर धुती के बगल में बैठ गई और उसे संभालने लगी। नाकाम कोशिशें कर रही थी उसे संभालने की। राधे बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे देखकर ही लग रहा था कि अगर कोई उसे गलती से छू भी ले तो वो जलकर वहीं खाक हो जाएगा। संदर्भ ने धीरे से पूछा, भाई आपको पता है भाभी रुचि और प्रीशा कहाँ हैं और ये सब किसने किया है? राधे ने अपना हाथ जोरदार स्टीयरिंग पर मारते हुए कहा। शैडो। वहीं दूसरी तरफ कदमों की आहट तेज होती गई और फिर जोर की आवाज के साथ वहां का दरवाजा खुला। प्रीशा और रुचि ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो वहां दो आदमी खड़े थे। प्रीशा और रुचि दोनों को पहचानने की कोशिश करने लगी पर उन्हें कुछ याद ही नहीं आया कि वे लोग उन लोगों से मिले भी हैं या नहीं। तभी सहस्त्रजीत रुचि और धुति की तरफ देखते हुए शैडो से कहने लगा, राधे की जान और जाने मन दोनों को एक ही बार में उठा लिया। आखिर ये सब हुआ कैसे? शैडो अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, किसी को उठाना शैडो के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम तो जानते ही हो। इन सब में शैडो कभी ज्यादा वक्त नहीं लगाता। कहते हुए उसने सहस्त्रजीत की तरफ देखा। फ्लैशबैक। प्रीशा, रुचि और धुति जैसे ही घर से बाहर निकली, बाहर कुछ दूरी में खड़ा एक आदमी जो राधे के घर के बाहर ही खड़ा था। राधे के घर से गाड़ियां बाहर जाते ही उसने तुरंत किसी को फोन करके कुछ कहा और तुरंत वहां से निकल गया। प्रीशा, रुचि और धुति की गाड़ी अभी अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि इतने में ही अचानक से ही उनके पीछे चल रही गार्ड्स की गाड़ियां एकाएक रुक गई और जिसमें प्रीशा, रुचि और धुति भी थे वो आगे निकल गई। गार्ड्स ने जैसे ही बाहर आकर देखा तो सभी गाड़ियां पंचर थी और वहां बहुत सी कीलें थी जिसकी वजह से ये सब हुआ था। पर सामने वाली गाड़ी पंचर क्यों नहीं हुई? तभी उन गार्ड्स पर अचानक फायरिंग शुरू हो गई। वे लोग 4 लोग थे जो पल में ही ढेर हो गए। वो गार्ड्स फौरन समझ गए कि ये सब उनका ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। कुछ गार्ड सामने जाती गाड़ी जिस पर धुति, प्रीशा और रुचि थे उसकी तरफ भागे पर उनके पहुंचने में देर हो चुकी थी। कुछ दूरी पर ही गाड़ी थी जो और अंदर ड्राइवर खून से लथपथ पड़ा था। गार्ड्स ने कई बारी राधे को फोन करने की कोशिश की पर राधे का फोन तो लग ही नहीं रहा। शैडो। राधे के मुंह से शैडो का नाम सुनकर संदर्भ ने हैरानी से शैडो का नाम दोहराया। फिर उसने आगे कहा, पर वो तो संदर्भ अभी कह ही रहा था कि इतने में ही राधे ने उसे टोकते हुए कहा, वो कल ही कोमा से बाहर आ गया था और इस वक्त वो हॉस्पिटल से गायब भी है। इसकी खबर मेरे आदमियों को देर से लगी क्योंकि उसके रूम में ज्यादा कोई जाता नहीं था, इसलिए किसी को भी पता ही नहीं चला कि वो कब हॉस्पिटल से गायब हो गया। हॉस्पिटल में लगे कैमरों की मदद से उन्हें शैडो के होश में आने की बात पता चली। बहुत देर से शांत बैठे नव ने तुरंत राधे से कहा, तुम्हें कैसे पता शैडो ने उन तीनों को कहाँ रखा है? राधे ने तुरंत जवाब दिया, मैं रोज धुति के बालों में एक क्लिप लगाता हूँ और उस क्लिप में छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस है। कहते हुए राधे ने अपना मोबाइल आगे कर दिया जिसमें धुति की लोकेशन दिखाई दे रही थी। राधे ने आगे कहा, मैंने ये सब सहस्त्रजीत और अरुल के कारण किया था क्योंकि उन्हीं की नजर धुति पर थी, पर शैडो ने भी मेरी बजाय धुति को ही टारगेट बना लिया। कहते ही राधे ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। संदर्भ और नव राधे को इस वक्त शांत देखकर हैरान थे और राधे वो बस खुद को गुस्से को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में राधे ने अपनी गाड़ी एक सुनसान सी जगह पर रोकी। वहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। उन सब के बीच वहां सिर्फ एक ही बिल्डिंग थी जिसकी हालत ठीक तो बिल्कुल भी नहीं थी। साथ ही उस बिल्डिंग के आसपास बहुत से आदमी हथियार लिए मौजूद थे। जब राधे ने अपनी गाड़ी एकदम उस बिल्डिंग के सामने रोकी तो वहां मौजूद सारे गार्ड्स ने अपनी गन राधे की गाड़ी पर तान दी और राधे के पीछे ही 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। उन आदमियों की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन गाड़ियों में से गार्ड्स अपने हथियार के साथ बाहर निकले। वो आदमी जो मुश्किल से 10 से 12 लोग थे वो तो बस हैरानी से उसे देखते ही रहे। राधे ने भी अपनी गन निकाल ली पर उसके गार्ड्स ने तो पहले ही फायरिंग शुरू कर दी थी। मुश्किल से कुछ ही मिनट हुए होंगे कि वहां मौजूद सारे आदमी जमीन पर पड़े थे। राधे ने गाड़ी का दरवाजा जोर से खोला और बाहर निकल गया और उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। अंदर मौजूद सहस्त्रजीत और शैडो ने जब बाहर गोलियों की आवाज सुनी तो वे दोनों एकदम से सतर्क हो गए। शैडो ने तुरंत ही किसी को फोन किया और उसके कुछ देर बाद ही कुछ आदमी उनके पास आ गए। शैडो ने उन्हें बाहर देखने के लिए कहा। राधे अभी कुछ ही दूर चला था कि इतने में ही उसके सामने से बहुत से आदमी आने लगे। राधे ने तुरंत अपनी गन उनकी तरफ पॉइंट की और अगले ही पल उसने फायरिंग शुरू कर दी और उन पर फायरिंग करते हुए ही वो एक साइड हो गया और गार्ड्स ने नव और संदर्भ को कवर कर लिया क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे।
कुछ ही देर में वहां मौजूद सारे आदमी जमीन पर पड़े अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। छेडो ने ध्यान दिया कि अचानक ही बाहर का माहौल शांत हो गया है। कुछ पल बाद ही जोर की आवाज के साथ वहां का दरवाजा धड़ाम से सामने की तरफ गिर पड़ा। सामने गुस्से से भरा राधे खड़ा था, पर राधे की नजर जैसे ही अब अपने सामने पड़ी उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। वो अभी आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में ही नाव और संदर्भ ने राधे को पकड़ लिया। सामने शैडो ने धुति की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था और सहस्त्रजीत वहीं पास में बैठा मुस्कुरा रहा था। शैडो के होठों पर भी एक मुस्कान थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मरने से पहले तेरे बीवी बच्चे को मारने का सुख जरूर मिलने वाला है मुझे। मरना तो वैसे भी है, तो क्यों ना खुशी खुशी मरूं। धुति दर्द से तड़प रही थी, जिस वजह से उसकी गर्दन में कट लग गया था। राधे ने अपनी आंखें बंद की और एक जोरदार धक्का नव और संदर्भ को दे दिया। वे दोनों ही एकदम से पीछे की तरफ गिरे और आधे पल भर में ही शैडो के सामने था। उसने फुर्ती से शैडो का हाथ धुति पर से हटाया और उसके हाथ को घुमाकर उसकी तरफ कर दिया और उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसी के पेट में जा लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। सहस्त्रजीत ने आगे बढ़कर राधे को मारना चाहा, पर जैसे ही राधे ने उसे घूरा उसने अपने कदम पीछे ले लिया। राधे ने शैडो की तरफ देखा, जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी और वो अपना दूसरा हाथ राधे की गर्दन तक बढ़ा रहा था। राधे ने उसी के हाथ से ही उसके पेट में चाकू निकाला और फिर घोंप दिया। ऐसा राधे ने बहुत बार किया, वो रुकता ही नहीं। अगर पीछे से नव और संदर्भ ने उसे रोका ना होता। नव घबराते हुए, यार रुक जा, देख भाभी को, हमें उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना। इतना सुनते ही राधे ने तुरंत धुति की तरफ देखा, जो लगभग आधी बेहोशी की हालत में थी। राधे ने तुरंत धुति की अपनी बाहों में उठा लिया और बाहर निकलने लगा। फिर अचानक वो रुका और अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, एक भी आदमी यहाँ जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। सारे गार्ड्स ने हाँ में अपना सिर हिला देते हुए कहा और वे सभी सहस्त्रजीत की तरफ बढ़ते हैं। तभी सहस्त्रजीत एकदम से अपनी गन निकालकर फुर्ती से रुचि पर तान देता है। सभी अपनी अपनी जगह पर जम जाते हैं। राधे की आंखें तो ऐसी हो रखी थी कि अभी उनमें से सहस्त्रजीत को भस्म ही कर दें। उनसे नव, त्रिशा और संदर्भ को धुति को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए कहा। धुति की हालत देखकर सभी ने राधे की बात मान ली, पर नव जाने को तैयार नहीं था। पर राधे ने जैसे ही उस पर अपनी गुस्से से भरी नजर डाली, वो तुरंत ही सभी के साथ चला गया। सबको जाते देख सहस्त्रजीत ने घबराते हुए कहा, देख देख राधे, तू मुझे यहाँ से जाने दे वरना। राधे ने उसे घूरते हुए कहा, वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। जीना है तो रुचि को छोड़ और जा यहाँ से। राधे के शब्द सुनकर सहस्त्रजीत की आंखें चमक उठी। वहीं दूसरी तरफ राधे की बात सुन वहां खड़े गार्ड्स हैरान थे। सहस्त्रजीत को अभी खुशी मनाए हुए कुछ ही पल हुए थे कि इतनी ही देर में राधे ने अपने बगल में खड़े गार्ड्स के हाथ से गन छीनी और सीधा सहस्त्रजीत पर चला दी। निशाना इतना सटीक था कि सीधा उसके माथे के बीचों बीच लगा और वो तुरंत वहीं निढाल हो गया। रुचि एकदम से भागकर राधे के गले लग गई। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। राधे ने रुचि को संभालते हुए अपने गार्ड्स को कुछ इशारा किया और रुचि के साथ वहां से निकल गया। हॉस्पिटल में राधे रुचि के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर सभी मौजूद थे, अरुल, अन्या और अंकुश भी। वो तीनों ही साथ में राधे के पास जाकर उसके गले से लग जाते हैं। राधे ने हैरानी से नव और संदर्भ की तरफ देखा तो वे दोनों ही मुस्कुरा दिए। उन्हें देखते ही राधे भी मुस्कुरा दिया। अरुल ने धीरे से राधे से कहा, माफ कर दो भाई, हमें कभी आपको समझने की हमने कोशिश ही नहीं की। संदर्भ भाई ने बताया कि आप ही थे जिन्होंने हमेशा मुसीबतों से बचाया है और हमें लगता था कि ये सब पापा और चाचा, उन्होंने हमें कभी बताया ही नहीं। राधे ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानता था कि शुरू से ही उसके भाई बहन की कोई गलती नहीं थी। उसके चाचा चाची ने ही अपने बच्चों को बिगाड़ कर रखा था। बस इसलिए राधे ने कभी उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया। राधे ने भी तीनों को अपने गले से लगा लिया और कहा, तुम लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और तुम सब तो मेरे अपने हो ना। वो तीनों ही हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं। तभी रुचि ने नाराजगी से कहा, मैं भी हूँ। राधे ने मुस्कुराते हुए उसे भी अपने गले से लगा लिया। कुछ ही देर बाद सभी के चेहरे पर टेंशन थी और सभी वार्ड के बाहर चक्कर काट रहे थे। संदर्भ ने प्रेशर को संभाला हुआ था क्योंकि वो खुद भी 2 महीने से प्रेग्नेंट थी। इस हादसे में किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सिवाय धुति के, जिसके कारण सभी परेशान थे। थोड़ी देर बाद ही वार्ड का दरवाजा खुला और एक नर्स अपनी गोद में बेबी को लिए राधे की तरफ बढ़ गई। राधे के पास पहुंचते ही नर्स ने खुशी से कहा, लड़का हुआ है। राधे ने मुस्कुराकर अपने बेटे को अपनी गोद में ले लिया। फिर उसने नर्स की तरफ देखकर धुति के बारे में पूछा तो नर्स ने धीरे से कहा, डॉक्टर आ रहे हैं, वहीं बताएंगे। तभी वहां डॉक्टर भी आ गए और मुस्कुराकर राधे को बधाई देते हुए कहने लगे, अब आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, बस अभी बेहोश है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा और आप लोग उन्हें कल वापस भी ले जा सकते हैं। राधे ने मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिला दिया। डॉक्टर के वहां से जाते ही सभी राधे को घेर लिया। तभी बच्चा सबको देखकर रोने लगा और फिर सभी उसे चुप कराने लगे, पर वो तो चुप हो ही नहीं रहा था।
आखिर में वो अरुल के पास गया और एकदम से चुप हो गया। उसे देखते ही अरुल ने मुस्कुराकर कहा, चुप हो गया मेरा बिट्टू। अरुल के पास आते ही बच्चे चुप हो जाने से वो बहुत ज्यादा खुश था और सभी उसे ही देख रहे थे, जिसके सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अगले दिन धुती घर आ चुकी थी। सभी हर वक्त उसके पास ही रहते और उसे कुछ भी नहीं करने देते। वैसे भी पहले भी उसे कुछ नहीं करना पड़ता था, पर तब तो वो अकेले थी, पर अब तो सभी थे उसके साथ और सब उसका पूरा पूरा ख्याल रखते। अन्या तो सारा सारा दिन भाभी भाभी करती रहती थी। कुछ महीने यूं ही बीत गए। सब धुती भी एकदम ठीक हो गई थी और सभी से घुल मिल गई थी। संदर्भ, अरुल, अंकुश और अन्या भी अब राधे के साथ ही रहने लगे थे। नव और रुचि तो पहले से ही यहीं थे। 4 साल बाद आर के हॉस्पिटल। राधे हॉस्पिटल में प्राइवेट वार्ड के बाहर खड़ा था। उसके साथ ही नव भी खड़ा था, जो काफी परेशान था कि इतने में ही एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आया और राधे के पैरों से लिपट गया। राधे ने तुरंत ही उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके तुरंत बाद ही वहां अरुल, उसके साथ साथ प्रिशा की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। संदर्भ, अन्य और अंकुश भी थे। अरुल ने तुरंत राधे की गोद से उसके बेटे को ले लिया। तभी सामने से 2 प्राइवेट वार्ड का दरवाजा खुला और 2 नर्स अपने अपने हाथ में बच्चों को लेकर आई और एक नर्स राधे के पास आ गई और दूसरी नव के पास। नव और दोनों ने ही अपने अपने हाथों में अपनी बेटियों को पकड़ा हुआ था और दोनों की आंखों नम थी। 10 साल बाद स्कूल में रिसेस टाइम था। एक 14 साल का लड़का स्कूल के गार्डन में बैठा था। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। छोटा सा मासूम सा चेहरा, गहरी काली आंखें और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए वो एक किताब हाथ में लिए पढ़ रहा था कि इतने में ही वहां एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उससे उम्र में थोड़ा छोटा था। उसने हाँफते हुए कहा, भाई। वो सामने बैठा हुआ लड़का एकदम से खड़ा हो गया। उसे देखकर दूसरे लड़के ने खुद को संभालते हुए एक और इशारा करते हुए कहा, भाई वो कुछ लड़के वहां पर दृष्टि, ऋचा और अभिनव को परेशान कर रहे हैं। इतना सुनते ही उस लड़के के भाव बदल गए और वो गुस्से से उसी तरफ दौड़ पड़ा जिस तरफ उस लड़के ने इशारा किया था। उसके पीछे वो लड़का भी भागा। 4 से 5 लड़के, जिनकी उम्र लगभग 14 से 15 साल होगी, वे सभी 3 बच्चों को घेर कर खड़े थे। वे तीनों डरे हुए थे। उनमें 2 लड़कियां थी और एक लड़का। लड़कियों की उम्र 10 साल के आसपास थी, वहीं उस लड़की की उम्र लगभग 8-7 की। और उन 5 लड़कों में से एक लड़के ने एक लड़की की चोटी खींची। तभी पीछे से उस लड़के को किसी ने खींच लिया और वो एकदम से पीछे हो गया। साथ ही उस लड़के के हाथ से लड़की की चोटी भी छूट गई। सभी लड़कों के साथ तीनों बच्चों ने भी उस तरफ देखा। सामने देखते ही वे तीनों बच्चे दौड़कर उस लड़के से लिपट कर बोले, रुद्रा भाई, ये। वे तीनों ही इतना डर गए थे कि किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। ये देखकर रुद्रा उर्फ रुधम का गुस्सा और बढ़ गया। उसने उस लड़के की तरफ देखा जो उसे बुलाने आया था और उसे पुकारा, पूरब। रुद्रा की आवाज सुनते ही पूरब तुरंत आगे बढ़ा और तीनों बच्चों को साइड ले गया। तभी उन 5 लड़कों में से एक लड़के ने आगे बढ़कर रुद्रा से कहा, तुम कौन हो? इसके आगे वो लड़का कुछ कहता है। रुद्रा ने आगे बढ़कर एक लात उस लड़के को मारते हुए कहा, जिन्हें तुम सब मिलकर परेशान कर रहे हो, उनका भाई। कहकर रुद्रा ने उसे और एक लात मार दिया। इतने में ही उस लड़के के 4 दोस्तों ने मिलकर रुद्रा को पकड़ लिया, पर इससे पहले कि कोई भी कुछ करता वहां प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स आ गए। थोड़ी देर बाद सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स प्रिंसिपल ऑफिस में थे। प्रिंसिपल सर के सामने की चेयर पर पैर डाले राधे उर्फ राधिक चौहान बैठा हुआ था। राधे ने प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहा, तो कहिए सर, क्या कह रहे थे आप? प्रिंसिपल ने अपनी घबराहट को पूरी तरह से छिपा लिया और कहा, देखिए चौहान साहब, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं और रुद्रम यहाँ गुंडा। प्रिंसिपल अभी कह ही रहा था कि इतने में ही राधे ने अपनी जगह से उठकर गुस्से में प्रिंसिपल की गर्दन पकड़ ली। वहां मौजूद सारे लोग एकदम से घबरा गए, पर रुद्रम तो मुस्कुराते हुए कभी अपने पापा की तरफ देखता तो कभी प्रिंसिपल की तरफ। कुछ देर बाद जब प्रिंसिपल की सांस उखड़ने लगी तो राधे ने प्रिंसिपल की गर्दन छोड़ते हुए कहा, आइंदा ऐसी वाहियात बात मेरे बेटे के लिए अपनी जुबान से निकाली ना तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी जुबान से हाथ धो बैठोगे। तभी वहां अरुल, संदर्भ और नव भी आ गए और राधे को देखते ही उन्हें समझ में आ गया कि वहां ये क्यों है। तभी पूर्व पापा कहते हुए संदर्भ के पास भाग गया और ऋचा नव के पास और अभी उर्फ अभिनव भागता हुआ अरुल के पास चला गया और उसके पैरों से लिपट गया। सभी ने अपने अपने बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया। दृष्टि तो रुद्रा के हाथ को कसकर पकड़े हुए खड़ी थी। तभी राधे ने प्रिंसिपल को घूरते हुए कहा, गलती किसकी थी? जाने बिना यहाँ इतनी भीड़ जमा कर ली। फिर राधे ने रुद्रम की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ था? राधे के शब्द सुनते ही रुद्रा ने तुरंत ही राधे को सब बता दिया। तो राधे ने रुद्रा को घूरते हुए कहा, इनमें से किसे किसे मारा तुमने? राधे ने सामने खड़े 5 लड़कों की तरफ इशारा करते हुए रुद्रम से पूछा। रुद्रम ने तुरंत ही एक लड़के की तरफ इशारा कर दिया।
राधे ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक घूरा जिसे रुद्रा ने मारा था और फिर रुद्रा को घूरने लगा तो रुद्रा ने अपना सर झुका लिया। राधे ने इशारे से दृष्टि को अपने पास बुला लिया तो दृष्टि तुरंत ही अपने पापा के पास चली गई। राधे ने दृष्टि को अपनी गोद में उठा लिया और रुद्रम से कहा, रुद्रा। अपना नाम सुनते ही रुद्रम ने अपनी नजरें उठाकर राधे की तरफ देखा तो राधे ने आगे कहा, ये सब क्या है? तुमने उसे ऐसे कैसे मारा कि वो एकदम सही सलामत खड़ा है? राधे की बात सुनते ही वहां मौजूद सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और संदर्भ, नव और अरुल तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा दिए और अपने छोटे राधे मतलब कि रुद्रा को तो वो वापस से सर झुकाए खड़े हुए हो गया। राधे ने गुस्से से कहा, मेरी तरफ देखो रुद्रम। रुद्रा ने वापस से राधे की तरफ देखा तो राधे ने कहा, उन्होंने तुम्हारे भाई बहनों को परेशान किया और तुमने कुछ किया भी नहीं, फिर भी इतना कुछ सुन लिया, ऊपर से इतनी पब्लिसिटी। राधे ने एक सरसरी सी नजर पूरे ऑफिस में घुमाई फिर प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए बोला, और आप जिनकी गलती है उन्हें कुछ न कहकर मेरे बेटे की गलती देख रहे हैं क्योंकि वो राधे का बेटा है। ये मत सोचना कि राधे ने शराफत की राह पकड़ ली तो वो बदल गया है। आज भी ये राधे वही राधे है जो पहले था। कहते हुए राधे ने रुद्रा को वापस से घूरा और अपना फोन निकालकर किसी को फोन करते हुए बाहर निकल गया। बाकी सब भी उसके साथ ही निकल गए, रुद्रा भी। और प्रिंसिपल वहां बैठा अभी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। रुद्रा अभी बाहर निकला ही था कि इतने में ही उसने देखा कि जिसे उसने पीटा था वो उसे देखकर स्माइल कर दे रहा था। एक तो पहले ही रुद्रम का मूड खराब था, ऊपर से उस लड़के की स्माइल देखकर रुद्रम को गुस्सा और बढ़ गया। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता, रुद्रम ने गुस्से से उसका सर दीवार में दे मारा और उसे घूरते हुए वहां से निकल गया और उस लड़के ने अपना सर पकड़ लिया। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई थी रुद्रम ने, पर उसकी वो स्माइल जरूर गायब कर दी थी उसने। प्रिंसिपल ऑफिस में अचानक ही टेबल पर रखा हुआ फोन बज पड़ा। प्रिंसिपल ने जैसे ही फोन रिसीव करके कुछ मिनट बाद की, उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। प्रिंसिपल ने फौरन कहा, सॉरी सर, बट फोन कट हो गया था। राधे के घर पर सभी एक साथ घर पहुंचे तो सामने ही लाल रंग की साड़ी, खुले बाल, हाथों में सुंदर चूड़ियां, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक और चेहरे पर हल्की सी स्माइल लिए धुती खड़ी थी। उसने जब देखा कि सभी आ गए हैं तो उसने तुरंत ही कुछ सर्वेंट को खाना लगाने के लिए कहा। दोपहर का वक्त था तो कुछ सर्वेंट्स डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहे थे तो वहीं पास में ही काकी की तस्वीर लगी हुई थी जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। धूती ने सभी को फ्रेश होने के लिए कहा तो सभी अपने अपने रूम में चले गए और सारे बच्चे अपने रूम में। सारे बच्चों का अलग अलग रूम था, बेहद खूबसूरत और बड़ा सा। दीवारों में कार्टून की पिक्चर्स थी और वहाँ सभी बच्चों के लिए अलग अलग बेड थे। साइड में छोटा सा बुक शेल्फ था और उनमें से बहुत सी किताबें थी। सभी बेड के पास ही एक अलग अलग छोटे छोटे स्टडी टेबल भी थे जिन पर छोटे छोटे लैंप्स लगे हुए थे। संदर्भ रूम में आ ही रहा था कि इतने में ही वो प्रिशा से टकरा गया जो रूम से बाहर आ रही थी। प्रिशा ने अपना सर मसलते हुए कहा, ध्यान कहाँ रहता है आपका? संदर्भ ने तुरंत ही प्रिशा को अपनी तरफ खींचा और प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम्हारे सिवाय ध्यान कहीं भटकता ही नहीं। संदर्भ की बात सुनकर प्रिशा मुस्कुरा दी। अरुल के रूम में पहुंचते ही किसी ने वो आवाज दी, अंजलि, अरुल की वाइफ। अरुल की आवाज सुनते ही अंजलि रूम में आती हुई बोली, जी आपने बुलाया? अरुल ने तुरंत अंजलि की तरफ देखा। गोरा रंग, आंखों में काजल, होठों में हल्की रेड लिपस्टिक, येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसने गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, बहुत प्यारी लग रही थी। अंजलि को देखकर अरुल ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे प्यास लगी है। अरुल की बात सुनकर अंजलि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अरुल की तरफ देखने लगी तो अरुल उसकी तरफ बढ़ गया। अगले ही पल अंजलि ने अपनी नजरें नीची कर ली। उसे याद आया जब अरुल उसे देखने आया था तो वे दोनों अकेले थे, तब भी उसने ऐसे ही उसे कहा था कि उसे प्यास लगी है। अंजलि के गाल शर्म से लाल हो गए तो वे तुरंत ही वहां से पलटकर जाने लगी, पर तब तक अरुल ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। इससे पहले कि अंजलि कुछ समझ भी पाती, उन दोनों के होंठ आपस में मिल चुके थे। अंजलि ने फौरन ही अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ नव ने रुचि को पीछे से गले लगाया हुआ था। रुचि ने उसे खुद से अलग करने की कोशिश करते हुए कहा, ऋचा आ जाएगी, छोड़िए मुझे। पर नव ने रुचि को नहीं छोड़ा बल्कि उसे और कस के गले लगाते हुए उसके कान में धीरे से कहने लगा, ऋचा अपने भाई बहनों के साथ बिजी है। और उसे अपनी तरफ घुमाकर हल्के से उसके माथे को चूमकर नव ने आगे कहा, कभी मुझ पर भी ध्यान दे दो, हम भी हैं। रुचि की नजरें एकदम से नीची हो गई। दूती जब रूम में गई तो वहां पर राधे दिखा ही नहीं, तो वो तुरंत बाहर जाने के लिए पलटी ही थी कि उसने देखा कि राधे दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे को बंद किए पीठ लगाकर खड़ा, होठों पर स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। दूती की आंखें फौरन छोटी हो गई और राधे की तरफ बढ़ती हुई बोली, चलिए खाना तैयार है। कहते हुए दूती ने राधे को दरवाजे के सामने से हटाना चाहा, पर राधे ने तुरंत ही दूती को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आज तुम इस साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। राधे की बात सुनकर दूती शर्मा गई और उसने धीरे से कहा, नीचे सब हमारा।
धुत ये भी कह ही रही थी कि इतने में ही राधे ने उसके होठों पर किस करके उसे खामोश कर दिया। कुछ ही देर में बाहर से शोर सुनाई देने लगा। सभी फौरन अपने अपने कमरों से बाहर आ गए तो देखा बाहर सारे बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठे हल्ला मचा रहे थे कि इतने में ही घर की डोरबेल बजी और एक सर्वेंट ने दरवाजा खोला तो सामने अंकुश था। वो भी अपनी वाइफ के साथ, उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था जिसकी उम्र लगभग 6 साल थी। धूती ने मुस्कुराकर कहा, नेहा, अंकुश की वाइफ, और जल्दी से वहां से नेहा के पास चली गई। बाकी सभी भी उन्हीं के पास चल दिए और सारे बच्चे दौड़ पड़े और छोटू भाई नील, अंकुश का बेटा, की तरफ। कुछ देर बाद सभी ने साथ में लंच किया और राधे अपने भाइयों के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं सारी लेडीज अपनी गपशप पर और सारे बच्चे अपने रूम में। नेक्स्ट डे सारे बच्चे स्कूल पहुंचे तो वही बच्चे वापस से रुद्रम के सामने आ गए जिनसे रुद्रम की झड़प हुई थी, पर उनमें से एक गायब था जो कल रुद्रम से पिट गया था। रुद्रम ने उन चारों को घूरते हुए कहा, सही सलामत हो ना? तो तुम लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा लगता है। वो चारों लड़के रुद्रम की बात सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर अगले ही पल एक लड़के ने गुस्से से कहा, तूने करण को क्यों मारा कल? रुद्रम ने मुस्कुराकर कहा, क्यों? जिसने अपने चमचों की शिकायत की उसने नहीं बताया कि उसे किस लिए इनाम मिला? कहते हुए उसने अपने सभी भाई बहनों को क्लास में जाने का इशारा किया तो पूरब सभी को वहां से लेकर चला गया। उन सब के जाते ही रुद्रम भी वहां से जाने लगा तो एक लड़के ने उसकी कॉलर पकड़ ली। रुद्रम के कदम एकदम से रुक गए और उसने झटके से अपनी कॉलर से उस लड़के का हाथ छुड़ाया और तुरंत ही मोड़ दिया। पल भर में ही वो लड़का दर्द से तड़प उठा और अपना हाथ रुद्रम के हाथ से छुड़ा लिया। रुद्रम ने उसे घूरते हुए कहा, रुद्रम राधिक चौहान नाम याद रखना, साथ ही ये भी याद रखना कि इसके पास जाना खतरनाक हो सकता है। कहकर रुद्रम ने एक नजर बाकी तीनों को देखा और वहां से निकल गया। वे चारों लड़के अवाक से अपना मुंह खोले रुद्रम को वहां से जाते हुए देख रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपने इस कहानी में हमारा बहुत बहुत साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।